हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी इन दो कॉन्सेप्ट्स में क्या डिफरेंस है अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिकली हमें यह समझना है कि इम्प्लाइड कंडीशन क्या होती है एंड इम्प्लाइड वारंटी का क्या मीनिंग है, दोनों को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दोनों में कौन कौन से राइट्स अवेलेबल होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। और वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप मुझसे जुडिशरी पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप मुझसे जुडिशरी की लाइव क्लासेस लें, तो आप अन अकेडमी के ऊपर मेरे जुडिशरी का ये कोर्स है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अन अकेडमी के ऊपर जुडिशरी का ये एक्सेलेटर बैच है जो आप ज्वाइन कर सकते हो। इस एक्सेलेटर बैच में मैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 पढ़ा रहा हूँ और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं एंड माय कोड इज SAVY10। जब आप मेरे इस कोड को यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा ऑन परचेज ऑफ अन अकेडमीज प्लस सब्सक्रिप्शन। अन अकेडमी प्लस जो है वो एक पेड प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जुडिशरी के सारे लेक्चर्स एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे मेरे भी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे जो आप देख सकते हो और मुझसे लाइव क्लासेस आप ले सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको ये करना होगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अन अकेडमी की प्रोफाइल मिल जाएगी। तो आप मेरी अन अकेडमी की प्रोफाइल को फॉलो कर लेना, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है अन अकेडमी लर्नर्स ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ऑलराइट, एंड कोई भी कोर्स सब्सक्राइब करने के लिए प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ये कोड यूज कीजिएगा SAVY10 और आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। कोड बेसिकली कहाँ अप्लाई करना होता है ऐप में, सो दिस इज वेयर यू नीड टू अप्लाई द कोड। यहाँ आप कोड जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखो, ये अनअकैडमी के प्राइसिंग प्लान्स है। अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन प्लान कर रहे हो, जितना टाइम आपके पास में है उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी ड्यूरेशन के लिए आप एनरोल कर सकते हो प्लस सब्सक्रिप्शन में। और जितना ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए आप एनरोल करते हो उतना ही ज़्यादा वो अफोर्डेबल पड़ जाता है। और यहाँ पे आपने अगर कोड यूज़ कर लिया तो आपको 10% का ऑफ भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ अन अकेडमी के ऊपर देखो अभी एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें कि 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेने पर 1 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है, 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेने पर 2 मंथ सब्सक्रिप्शन मिल रहा है एंड 24 मंथ सब्सक्रिप्शन लेने पर 4 मंथ सब्सक्रिप्शन मिल रहा है फ्री। सो देयर आर 3 बेनिफिट्स ऑफ अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। बेनिफिट नंबर 1, 1 मंथ 2 मंथ 4 मंथ सब्सक्रिप्शन पूरी तरीके से फ्री है जो भी आप प्लान चूज करते हो। इसके साथ साथ आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। अगर आप मेरा कोड यूज कर लोगे तो आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। ऑल राइट, एंड दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ अन अकेडमी। एंड इसके साथ साथ अगर आप मुझसे यूट्यूब पे भी लाइव क्लास लेना चाहते हो जुडिशरी की, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप जुडिशरी एग्जाम 360 इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे मेरी जुडिशरी रिलेटिंग क्लासेस होती हैं लाइव। तो यहाँ पे आप मेरी लाइव क्लासेस ले सकते हो और मुझसे लाइव डाउट्स भी अपने पूछ सकते हो। ऑल राइट, एंड टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा जुडिशरी एग्जाम 360 चैनल को। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उन सब लोगों के लिए है जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड जुडिशरी प्रिपरेशन के लिए मेरी गाइडेंस चाहते हैं। ऑलराइट, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर लेना एंड जुडिशरी एग्जाम 360 चैनल का भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं बेसिकली इंप्लाइड कंडीशन एंड वारंटी के टॉपिक के बारे में। सबसे पहले मैं किससे शुरू करूंगा, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इंप्लाइड कंडीशन के बारे में। इज इट क्लियर? इसके बारे में बात करूंगा, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इंप्लाइड कंडीशन के बारे में। इंप्लाइड वारंटी क्या होती है इसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इंप्लाइड कंडीशन किसे कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंप्लाइड, इंप्लाइड यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि इसको प्रिज्यूम कर लिया जाएगा। जो भी सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा उस कॉन्ट्रैक्ट में इसको प्रिज्यूम कर लिया जाएगा इन इंप्लाइड कंडीशंस को, अनलेस दे आर एक्सक्लूडेड। तो पार्टीज ने अगर उसको एक्सक्लूड कर लिया तो अलग बात है, और अगर एक्सक्लूड नहीं किया है तो हम हर एक सेल ऑफ गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट में ये बात प्रिज्यूम कर लेंगे कि ये कंडीशन तो होनी ही होनी चाहिए। ऑल राइट, इंप्लाइड कंडीशन वारंटी के बारे में जब हम यहाँ पे बात करेंगे
तो बेसिकली हम कौन से सेक्शन देखेंगे सेल ऑफ गुड्स के, तो हम सेक्शन 14 से लेकर सेक्शन 17 तक की बात करेंगे जब हम इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी इन दोनों टॉपिक्स को इन सेक्शंस में देखते हैं। लेकिन अभी मैं आपके साथ सबसे पहले कौन सा टॉपिक डिस्कस करूंगा, इम्प्लाइड कंडीशन की हम लोग बात करेंगे, उसके बाद हम लोग इम्प्लाइड वारंटी के ऊपर आएंगे। ऑलराइट, तो देखिए सबसे पहले कंडीशन एक ऐसा एलिमेंट है, कंडीशन एक ऐसा एलिमेंट है, अगर उसका ब्रीच होता है ना तो हम क्लियरली बोल देते हैं कि फिर आप क्या कर सकते हो, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पे बायर को बेसिकली सुप्रीम राइट मिल जाते हैं, सुप्रीम राइट मिल जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर देगा और साथ ही साथ डैमेजेस भी ले लेगा। तो यहाँ पे गलती किसके पार्ट पे हुई है, यहाँ पे गलती हुई है सेलर के पार्ट पे। इसको मैं देखो कुछ इस तरीके से समझाता हूँ। देखो जैसे कि पहली कंडीशन क्या है, कंडीशन एज टू टाइटल। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा हूं जिसको हमें समझना है, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो इम्प्लाइड कंडीशन है, ये लॉ ने क्लियरली ये बोल रखा है कि ये प्रिज्यूम्ड है, ये प्रिज्यूम्ड है। अगर पार्टीज ने इसको एक्सक्लूड नहीं किया है तो हम बोलेंगे कि ये हर सेल ऑफ गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट में एप्लीकेबल होगा। अब बेसिकली कंडीशन एज टू टाइटल का क्या मीनिंग है, टाइटल का क्या मीनिंग है, एक बात मैं आप सब लोगों को क्लियर कर देता हूं। जितने भी यहां पे मैं राइट्स के बारे में बात कर रहा हूं, ये सारे राइट्स बायर को मिलते हैं अगेंस्ट दी सेलर, अगेंस्ट दी सेलर। तो सेलर को इंश्योर करना है कि इनमें से किसी भी पॉइंट का वॉयलेशन ना हो। गेटिंग माई पॉइंट? इंप्लाइड क्यों है ये मैंने आपको बता दिया, बिकॉज इट इज प्रिज्यूम्ड बाय लॉ। ये सेक्शंस में लिखा हुआ है, इनको सेटिस्फाई करना ही करना होगा। ऑलराइट, अब देखो यहां पे एक एग्जांपल देखिए, टाइटल की यहां पे बात की जा रही है, तो टाइटल में बेसिकली हम ये देखेंगे कि अगर कोई सेल हो रही है किसी भी गुड्स की, गुड्स से मेरा मतलब है यहां पे मूवेबल प्रॉपर्टी की बात की जाए, तो सेल हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है। इफ देर इज ए सेल और एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल होता है किसके लिए, फ्यूचर के लिए। ये होता है किसके लिए, एग्रीमेंट टू सेल। सेल ऑफ गुड्स में पढ़ते हैं कि ये फ्यूचर डेट के लिए होता है, और सेल जो है वो अभी अभी वो प्रेजेंट के लिए है, वो अभी प्रेजेंट के लिए, एक तरीके से एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हम बोलते हैं। तो ये कहा जाता है कि अगर सेल हो या एग्रीमेंट टू सेल हो तो यहाँ पे राइट टू सेल, राइट टू सेल, ये राइट किसके पास में होना चाहिए, ये राइट टू सेल होना चाहिए सेलर के पास में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर एग्रीमेंट टू सेल होगा तो उसके पास फ्यूचर में वो राइट होना चाहिए कि वो उन गुड्स को सेल कर सकता है, अगर वो एग्रीमेंट टू सेल कर। और अगर वो ऐसे गुड्स के सेल कर रहा है जो कि अभी एग्जिस्टिंग है, तो उसके पास में ये राइट हो कि वो गुड्स को सेल कर सकता है। एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से ये काम करता है। अगर सेलर जो है वो एक कार जो है वो बायर को सेल कर रहा है, सेलर एक कार बायर को सेल कर रहा है, लेकिन उस कार पे सेलर के पास ओनरशिप ही नहीं है। मतलब सेलर जो है वो किसी और की कार बायर को सेल कर रहा है, तो यहाँ पे इसका ये मतलब हुआ कि सेलर के पास में टाइटल नहीं है। इज दैट क्लियर? उसके पास में क्या नहीं है, उसके पास टाइटल नहीं है। तो सेलर का टाइटल बेसिकली क्या है, डिफेक्टिव टाइटल है। और जब सेलर का टाइटल डिफेक्टिव होता है तो यहाँ पे बायर क्या कर सकता है, गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है। इज दैट क्लियर? समझ में आई आपको बात? यहाँ पे बायर जो है वो गुड्स को रिजेक्ट करने का राइट रखता है। अच्छा, यहाँ पे ये बात भी हमें इंश्योर करनी होती है कि जो ट्रेडमार्क वो अगर सेल कर रहा है, गुड्स कुछ ऐसे सेल कर रहा है जिसके ऊपर कोई ट्रेडमार्क है, तो उस ट्रेडमार्क की ओनरशिप भी किसके पास होनी चाहिए, सेलर के पास होना चाहिए। वो जिन प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है, जिसपे नाम जो लिखा हुआ है, जो लेबल जो लिखा हुआ है, उसका भी राइट सेलर के पास में होना। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पे सेलर की साइड से क्या हो रहा है, ब्रीच हो रहा है किसका, कंडीशन एज टू टाइटल का। गेटिंग माई पॉइंट? तो टाइटल का ये मतलब है कि मेरे पास में राइट है कि मैं गुड्स को सेल कर सकूं। इज दैट क्लियर? और अगर बायर को पता लगा कि मेरे पास में राइट नहीं है, तो इस केस में वो गुड्स को रिजेक्ट कर देगा और डैमेजेस भी क्लेम कर। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट यहाँ पे आता है सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। तो जब सेल बाय डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो यहाँ आता है सेक्शन 15। और देखो सेक्शन 15 में ये लिखा हुआ है कि डिस्क्रिप्शन से आप समझिएगा, अगर बायर कोई पर्टिकुलर गुड्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है तो सेलर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो गुड्स हैं वो उस डिस्क्रिप्शन से क्या करें,
वो उस डिस्क्रिप्शन से कॉरस्पॉन्ड करें, उस गुड्स को कॉरस्पॉन्ड करवाना यहाँ पे मैंडेटरी। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। तो गुड्स शैल कॉरस्पॉन्ड विथ द डिस्क्रिप्शन। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश। सो लेट्स से कि अगर बायर ये बोलता है कि मुझे एक नई कार खरीद, न्यू कार, ब्रांड न्यू कार मुझे खरीदनी है, और सेलर बायर को अगर एक यूज्ड कार सेल कर देता है, यूज्ड कार सेल कर देता है और बताता है कि हाँ ये तो नई कार है, जबकि वो कार जो है वो ऑलरेडी यूज है, ऑलरेडी यूज है, सेलर ने यूज कर रखी है, किसी और ने यूज कर रखी है, तो यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन से मैच थोड़ी कर रहा है, यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं कर रहा। और अगर सेलर ऐसे गुड सेल करता है जो डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करते, तो उस सिचुएशन में अगेन इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ब्रीच ऑफ कंडीशन। गेटिंग माई पॉइंट, इसको ब्रीच ऑफ कंडीशन। उसके बाद में देखिए अगला पॉइंट आता है कंडीशन इन ए सेल बाय सैंपल। अब ये देखिए, अगर बायर ने कोई स्पेसिफिकली सैंपल दिखाया है, सेलर को एक सैंपल दिखाया और सैंपल दिखा के ये बोला कि मुझे ऐसे गुड्स चाहिए, एग्जैक्टली ऐसे गुड्स मुझे चाहिए, क्या आप मुझे बना के दे सकते हो? सेलर ने कहा हाँ मैं बिल्कुल बना के दे सकता हूँ। तो यहाँ पे सेलर की ये ड्यूटी है कि जो सैंपल बायर ने दिखाया वो सैंपल क्या करे, कॉरस्पॉन्ड करे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि अगर बायर ने ये कहा कि एक पर्टिकुलर टाइप की बॉटल है, ग्लास की बॉटल है, क्या आप बना सकते हो? सेलर ने कहा हाँ बिल्कुल बना दूंगा। ये सेम डिजाइन मुझे चाहिए, बायर ने कहा बिल्कुल बना दूंगा। सेम डिजाइन सेम साइज, कितने ऑर्डर्स हैं? बायर ने कहा 1000 बॉटल्स बना के देनी है, सेलर ने बना के दे दी, लेकिन क्या वो कॉरस्पॉन्ड मतलब मैच कर रही है जो सैंपल दिखाया था? तो इसमें यहां पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट बल्क शैल कॉरस्पॉन्ड विद द, इससे कॉरस्पॉन्ड करे, सैंपल से कॉरस्पॉन्ड इन क्वालिटी। गेटिंग माई पॉइंट? इन, तो अगर वो कॉरस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में जो बायर है अब वो ब्रीच ऑफ कंडीशन बोल के उस कॉन्ट्रैक्ट को रीसाइन कर सकता है और डैमेजेस भी डिमांड कर सकता है। इज इट क्लियर? तो बल्क यहाँ पे क्या करेगा, बल्क यहाँ पे कॉरस्पॉन्ड करे। यहाँ पे जो गुड्स होंगे दैट शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, ये डिफेक्ट से फ्री होने चाहिए, और साथ ही साथ बायर को अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए कि वो कंपेयर कर सके। ये बात भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि बायर को अपॉर्चुनिटी मिले कि वो बल्क को कंपेयर तो कर सके इससे जो सैंपल उसने दिया था, क्योंकि अगर वो बायर को यहाँ पे इंस्पेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं देगा तो गलती किसकी है, गलती यहाँ पे सेलर की है। ऑलराइट, इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब देखो अगला पॉइंट देखिए, अब कंडीशन की ही हम बात कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन के साथ साथ दो पॉइंट्स यहाँ पे ऐड करेंगे। एक हम ऐड कर देंगे सैंपल, और दूसरा हम ऐड कर देंगे क्या, डिस्क्रिप्शन। एक हमने ऐड किया सैंपल और दूसरा ऐड किया डिस्क्रिप्शन। यानी कि इस बार नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इस तरीके का है जिसमें कि डिस्क्रिप्शन भी इन्वॉल्व है और जिसमें सैंपल भी इन्वॉल्व। इज इट क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? तो जब गुड्स में दोनों चीजें इन्वॉल्व हो जाएं तो उस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, दोनों चीजों से बल्क को कॉरस्पॉन्ड करना है। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब यहां पे बायर ने एक सैंपल दिखाया, बॉटल का सैंपल दिखाया और साथ में डिस्क्रिप्शन दे दिया कि मुझे एक पर्टिकुलर टाइप का इसमें ऑयल भी चाहिए, ऑयल भी चाहिए। बॉटल ऐसी रहेगी, ये बॉटल का सैंपल है, और जो ऑयल चाहिएगा उसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे। इज इट क्लियर? अब देखो, अब सेलर की साइड से क्या किया गया, सेलर की साइड से जब गुड्स सप्लाई किए गए तब वो डिस्क्रिप्शन की अगर मैं बात करता हूं तो देखो वो डिस्क्रिप्शन से तो मैच कर रहा था, ठीक है, लेकिन जो सैंपल है वो सैंपल से मैच नहीं कर, मतलब जो ऑयल, पर्टिकुलर ऑयल बायर ने डिमांड किया था वो ऑयल तो दिया, लेकिन जो बॉटल थी वो कॉरस्पॉन्ड नहीं कर। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में बेसिकली दोनों चीजें होनी चाहिए, यानी कि दोनों दोनों पॉइंट्स यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। डिस्क्रिप्शन भी मैच करना चाहिए और साथ ही साथ सैंपल भी मैच करना चाहिए।
और अगर दोनों में से एक भी मैच नहीं करेगा तो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है, उस सिचुएशन में बायर के पास में ये राइट है, बायर के पास में ये राइट है कि बायर क्या कर सकता है, गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है। इज इट क्लियर? आई मेरी बात समझ में? ओके, अगला पॉइंट हम देखते हैं इंप्लाइड कंडीशन में। तो नाउ द फिफ्थ पॉइंट इन इंप्लाइड कंडीशन इज ये रहा, और ये किसके बारे में है? नाउ दिस पॉइंट इज अबाउट कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी। तो ये आ गया फिटनेस और क्वालिटी, फिटनेस और क्वालिटी के बारे में आ गया, और सेक्शन कौन सा आ गया यहाँ पे? सेक्शन 16 आ गया। इज इट क्लियर? सो कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी। तो फिटनेस और क्वालिटी में सबसे पहले मैं आपको एक एस्पेक्ट बताता हूँ। सबसे पहले एक एस्पेक्ट ये है कि हम सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ केविएट एम्प्टर। इसको अप्लाई करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ केविएट एम्प्टर, यानी कि बायर जब गुड्स को परचेज कर रहा है तो बायर को अपने आप को सेटिस्फाई कर लेना चाहिए। लेट द बायर बिवेयर, बायर अपने आप को परफेक्टली सेटिस्फाई कर ले कि हाँ, जो मैं गुड्स खरीद रहा हूँ ये मेरे पर्पस के लिए पूरी तरीके से फिट है और क्वालिटी सुटेबल है। लेकिन देखो, हर बार ऐसा होता नहीं है। कई बार बायर को पता नहीं होता कि मुझे कौन से गुड्स परचेज करने हैं। तो जब बायर को ये ना पता हो कि उसे कौन से गुड्स परचेज करने हैं, तो बायर क्या करता है? बायर अपना पर्पस जो है वो रिवील करता है। इज इट क्लियर? तो बायर फिर क्या करता है? एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर का ही एक्सेप्शन बता रहा हूं। बायर यहाँ पे क्या करेगा? रिवील करेगा। क्या रिवील करेगा? पर्टिकुलर पर्पस। ये तीनों कंडीशंस जो मैं आपको बता रहा हूं, जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब ये कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी वाला पॉइंट एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली पर्टिकुलर पर्पस को वो क्या कर देगा? डिस्क्लोज कर। ठीक है, उसके बाद यहां पे बायर क्या कर रहा है? यहां पे बायर जो है वो रिलाय कर रहा है। किस पे रिलाय कर रहा है? सेलर की स्किल पे रिलाय कर रहा है। सेलर की स्किल और उसके जजमेंट पे रिलाय कर। गेटिंग माय पॉइंट? सेलर की स्किल या उसके जजमेंट के ऊपर वो रिलाय कर। दूसरा, सेलर जो है वो उन गुड्स में सेलर जो है वो ऑर्डिनरी डील करता है। वो क्या करता है? ऑर्डिनरी डील करता है। अब देखो यहाँ पे क्या एस्पेक्ट हो सकता है, समझ लीजिए। मान लीजिए मैं कैमरा परचेज करने जा रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि कौन से ब्रांड का कैमरा मुझे परचेज करना चाहिए। तो आप बोलोगे सर डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर, लेट द बायर बिवेयर। लेकिन मुझे पता नहीं है, और मैंने क्या किया? मैंने सेलर को बता दिया, पर्पस बता दिया कि देखो ये मेरा पर्पस है, मुझे वीडियो बनाने हैं, मुझे यूट्यूब वीडियोस बनाने हैं, उसके लिए मुझे कैमरा चाहिए। तो आप मुझे कोई ऐसा कैमरा दिखाइए, डिजिटल कैमरा डीएसएलआर दिखाइए, जिससे मैं वीडियो शूट कर सकूं, लंबे लंबे वीडियो जिससे बन सके। और बायर जो है वो उसी में डील कर, बायर जो है वो खरीदने आए हैं, सेलर उन्हीं गुड्स में डील करता है, ऑर्डिनरी उन्हीं में डील करता है। और मैं उसकी स्किल पर ट्रस्ट कर रहा हूं, मैं उसकी स्किल पर ट्रस्ट कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कौन सा ब्रांड अच्छा है, कौन सा मॉडल अच्छा है, क्योंकि मैं इतना टेक सेवी नहीं हूं। अब यहां पे अगर सेलर ने मुझे गलत प्रोडक्ट दे दिया, गलत प्रोडक्ट अगर मुझे दे दिया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में सेलर लायबल होगा। इज दैट क्लियर? उस सिचुएशन में कौन लायबल होगा? तो जब ये तीनों कंडीशंस एप्लीकेबल होती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा कि जब ये तीनों कंडीशंस एप्लीकेबल हो जाती हैं तो उस सिचुएशन में हम सेलर को लायबल कर देते हैं। सेलर जो है वो कैमरा बनाता है, कैमराज में डील करता है, और मैंने उसको बता दिया कि ठीक है मुझे कैमरा परचेज करना है। सेलर ने कहा ठीक है ये कैमरा लेके चले जाओ। तो अब यहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर अप्लाई नहीं होगा, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। इज इट क्लियर? अब यहां पे एक एस्पेक्ट और देखिए और इसको समझिए कि अगर जिन गुड्स को खरीदा जा रहा है उनको मल्टीपल पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है।
सेवरल पर्पस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बायर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना जो पर्पस है वो क्या कर दे, एक्सप्रेसली एक्सप्रेसली रिवील कर दे। क्योंकि ये बात यहाँ पे आप याद रखिएगा, क्योंकि अगर बायर की साइड से एक्सप्रेसली रिवील नहीं किया गया पर्पस को, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे अब बायर लायबल होगा, अब सेलर लायबल नहीं होगा। इज इट क्लियर? कौन लायबल होगा? अब बायर लायबल होगा, अब सेलर लायबल नहीं होगा। एक एग्जाम्पल देके समझिए। मैं यहाँ पे कैमरा की बात कर रहा हूँ, तो कैमरा का मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं। कैमरा को आप वीडियो शूट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, उसको आप फोटो लेने के लिए भी यूज कर सकते हैं, हो गए ना मल्टीपल यूज। तो कैमरा, एक कैमरा जो दो पर्पस सॉल्व कर सकता है, वीडियो शूट एंड फोटोग्राफी। तो मुझे बेसिकली ये रिवील करना होगा कि कैमरा मुझे किस पर्पस के लिए चाहिए, किस पर्पस के लिए चाहिए। मैंने तो ये बोला कि आप बताओ कौन सा कैमरा अच्छा है, आप मुझे बताइए कि कौन सा कैमरा अच्छा है। मुझसे सेलर ने नहीं पूछा मेरा पर्पस क्या है, ना मैंने पर्पस उसको बताया। सेलर ने एक कैमरा मुझे सजेस्ट कर दिया कि आप ये कैमरा ले जाओ, नया कैमरा आया है, बहुत अच्छा लेंस है इसका, बहुत अच्छी फोटोज लेता है एंड ऑल दैट। मैंने कैमरा ले लिया, लेकिन उसके बाद वो कैमरा मेरे पर्पस के लिए फिट नहीं है, तो मैं यहाँ पे सेलर को ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि वो बाकी पर्पस के लिए पूरी तरीके से फिट है। लेकिन जिस पर्पस के लिए मुझे चाहिए था वीडियो शूट करने के लिए, तो वीडियो शूट करने के लिए वो कैमरा परफेक्ट नहीं है, लेकिन फोटो लेने के लिए वो कैमरा बहुत परफेक्ट है। इज इट क्लियर? तो अगर गुड्स को मल्टीपल पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, तो यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बायर की कि वो इसको भी रिवील। इज इट क्लियर? ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर वो गुड्स हैं वो, ठीक है, सिर्फ एक ही पर्पस के लिए काम आते हैं, वो सिर्फ एक ही पर्पस के लिए काम आते हैं, तो उस सिचुएशन में बायर को वो बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा पर्पस क्या है। अगर वो एक ही पर्पस के लिए काम आते हैं, तो बायर को बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा पर्पस क्या है। इज इट क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो सेल ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो इंप्लाइड कंडीशन का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इंप्लाइड कंडीशन में अगला पॉइंट जो आएगा, दैट इज कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। कंडीशन एज टू मर्केंट। इज इट क्लियर? सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 16 का यहाँ पे सब सेक्शन। तो कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी का मतलब ये होता है, सिंपल एग्जाम्पल देके मैं आपको बता रहा हूं। इसका मतलब है रीजनेबली सेलेबल हो। ओके, रीजनेबली सेलेबल हो। तो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि अगर डैमेज प्रोडक्ट बेच दिया, कोई प्रोडक्ट जो है वो अगर डैमेज प्रोडक्ट्स है, वो अगर आपने सेल कर दिए, तो इस केस में प्रोडक्ट क्या नहीं है, मर्केंटेबल नहीं है। सो प्रोडक्ट शुड बी मर्केंटेबल, सेलेबल होने चाहिए, रीजनेबली सेलेबल होने चाहिए। एक बात यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट है कि क्या बायर ने गुड्स को खरीदने से पहले इंस्पेक्ट किया था? क्या बायर ने गुड्स को खरीदने से पहले इंस्पेक्ट किया था कि नहीं किया? आप लोग जब मोबाइल फ़ोन खरीदते होंगे तो आपने देखा है कि मोबाइल फ़ोन सेलर जो होते हैं वो आपको मोबाइल फ़ोन के बॉक्स में से निकाल के आपको चेक करवाते हैं कि आप देख लीजिए फ़ोन पूरी तरीके से परफेक्ट है ना। अगर वहाँ पे आप चेक नहीं करते और वहाँ पे किसी की साइड से कोई नेग्लिजेंस होता है, तो वहाँ पे सेलर लायबल नहीं होता। इज इट क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेलर ने डिफेक्ट को इस तरीके से छुपा रखा है कि कोई नॉर्मल पर्सन उस डिफेक्ट को डिस्कवर नहीं कर सकता, तो अब सेलर लायबल होगा। लेकिन नॉर्मल गुड्स हैं, आपने गुड्स को देखा, इंस्पेक्ट किया और आपने कहा नहीं ये तो डैमेज प्रोडक्ट्स हैं, तो उस केस में कौन लायबल है? सेलर लायबल है। तो यहाँ पे इंप्लाइड कंडीशन क्या है? कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। लेकिन यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि बायर जो है वो गुड्स को इंस्पेक्ट नहीं कर पाया, इसलिए वो इस बेनिफिट को क्लेम कर सकता है। गुड्स डैमेज नहीं होने चाहिए, अगर डैमेज होंगे तो ब्रीच ऑफ कंडीशन इसको हम ट्रीट। इज इट क्लियर? एंड ब्रीच ऑफ कंडीशन में अगला जो पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, उसको कहा जाता है कंडीशन एज टू होलसमनेस। ठीक है, कंडीशन एज टू होलसमनेस। और जो होलसमनेस का पॉइंट आता है, ये हम किस में देखते हैं? ये बेसिकली हम देखते हैं ईटेबल्स के केस में।
तो इसको हम ई टेबल्स के साथ देखते हैं। तो ई टेबल्स के साथ हम इसको कैसे देखते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। दैट मीन्स गुड्स शुड बी फिट टू कंज्यूम। अगर गुड्स फिट टू कंज्यूम नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है, उसको हम ब्रीच ऑफ कंडीशन ट्रीट। तो डिस्क्रिप्शन से मैच करें। वो ई टेबल्स की बात कर रहे हैं तो वो मर्केंटेबल हो एंड वो क्या होने चाहिए, दैट शुड बी होलसम। होलसम, फिट टू कंज्यूम, उनमें होलसमनेस होनी चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल देके बताता हूं कि बायर जो है वो सेलर से मिल्क लेता है। बायर सेलर से मिल्क लेता है और उस मिल्क में जर्म्स हैं, और जर्म्स हैं टाइफॉइड के जर्म्स हैं, और जिससे कि बायर की वाइफ इन्फेक्ट हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। तो इस सिचुएशन में कौन लायबल होगा? इस सिचुएशन में सेलर लायबल होगा, क्योंकि यहां जो उसने मिल्क सेल किया वो होलसमनेस उसमें नहीं थी। दैट शुड बी फिट टू कंज्यूम, दैट शुड हैव बीन फिट टू कंज्यूम। तो क्योंकि वो फिट टू कंज्यूम नहीं था, इसलिए कौन लायबल होगा? इसलिए इस केस में सेलर लायबल हो। ऑल राइट, समझ में आया आपको? पूरे पॉइंट समझ में आए? तो बेसिकली ये वो राइट्स हैं जो मिलते हैं बायर को अगेंस्ट सेलर मिलते हैं, और इसलिए इसको हम कहते हैं क्या? इम्प्लाइड कंडीशन, जो हर सेल ऑफ गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट में एप्लीकेबल होती है। ऑलराइट, अभी हमने इम्प्लाइड कंडीशन को डिस्कस किया है, इम्प्लाइड वारंटी को डिस्कस करना अभी बाकी। तो इम्प्लाइड वारंटी क्या होती है, उसके कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, इनको मैं डिस्कस करूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप और कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो। ऑलराइट, मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।